Hello students, welcome to Prep IAS. My name is Mayuri Bhagwani and today we will be dealing with a current affair topic which is related to General Studies paper 3, that is Environment and Ecology. So हमारा topic है Doomsday Glacier. Now what is Doomsday? Doomsday means the day of final judgment. ओके इसे आप प्रलय का दिन भी कह सकते हैं. तो डूम्सडे ग्लेशियर न्यूज़ में क्यों था? ये न्यूज़ में था बिकॉज एक स्टडी हुई थी जिसमें कुछ फाइंडिंग्स आई हैं और जिनके थ्रू हमें ये पता चलता है कि डूम्सडे ग्लेशियर जो कि अंटार्कटिका में बेस्ड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मेल्ट कर रहा है. ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है. यहाँ आप देख सकते हैं डूम्सडे ग्लेशियर इज़ अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न. क्योंकि ये बहुत तेज़ी से मेल्ट कर रहा है और इट कैन लीड टू अ वेरी हाई राइज ऑफ सी लेवल. यहाँ पे भी आप सेम चीज़ देख सकते हैं. तो देखिए डूम्सडे ग्लेशियर जो है it is melting faster than thought and it might be a rising threat for earth. So let us see कि डूम्सडे ग्लेशियर क्या है और मेजरली ग्लेशियर मेल्टिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं द फैक्टर्स विच रिजल्ट इनटू इट एंड इट्स इम्पैक्ट विल लुक इनटू दैट टू. सो शुरू करते हैं. हमने देखा ये न्यूज़ में क्यों था. देखिए एक स्वीडन का इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथनबर्ग. इस यूनिवर्सिटी ने एक अनमैन्ड सबमरीन भेजी थी थ्वेट्स ग्लेशियर के अंडरनीथ. थ्वेट्स ग्लेशियर और कुछ नहीं डूम्सडे ग्लेशियर ही है. ठीक है. इसको डूम्सडे ग्लेशियर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इट हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज अ ह्यूज सी लेवल राइज विच माइट बी अ कॉज ऑफ कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स ऑन अर्थ. सो देयरफॉर इट इज़ नोन एज डूम्सडे ग्लेशियर. ओके. एंड यहाँ पे ये पाया गया कि द ग्लेशियर इज मेल्टिंग एट अ वेरी फास्टर रेट than what was thought. And why it is happening so? Because it is having a huge supply of warm water, and since it is having a huge supply of warm water it is majorly having a faster speed of melting. ठीक है. यहाँ पे देखा गया पास्ट 30 years में जो आइस की फ्लोइंग रेट था या फिर आइस का मेल्टिंग रेट था दैट हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड. तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है. एंड इसके पीछे जो मेन रीजंस बताए जा रहे हैं वो बताए जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज. ओके. तो देखते हैं सबसे पहले लोकेशन क्या है इस जगह की. तो देखिए सबसे पहले अंटार्कटिका आपको इस ग्लोब में देखना है. ये है हमारा अंटार्कटिका. दिस इज 7th कॉन्टिनेंट ऑफ आवर ग्लोब. एंड अगर अंटार्कटिका के मैप में जूम आउट करके देखें तो देखिए जूम इन करें तो ये है हमारा अंटार्कटिका. यहाँ इसके सेंटर में है साउथ पोल. एंड यहाँ देखिए आप साउथ अमेरिका के जस्ट नीचे ये वाला पोर्शन जो है ये है लार्सन्स आइस शेल्फ और इसी के नीचे या फिर आप कह सकते हैं इसके वेस्ट में है थ्वाइट्स ग्लेशियर. ओके. यहाँ आपको अलग अलग ओशंस पता होने चाहिए. अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और पैसिफिक ओशन सबने इसे घेर के रखा है. इसके आसपास की लोकेशन हम आगे देखेंगे पर अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए डूम्सडे यानी कि थ्वेट्स ग्लेशियर जो है वो इस एरिया में आता है. अच्छा देखो एक और चीज़, ये जो अंटार्कटिका है यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये मेजर पोर्शन है और ये माइनर पोर्शन है. इसीलिए इस माइनर पोर्शन को लेसर अंटार्कटिका या फिर वेस्टर्न अंटार्कटिका कहा जाता है और ये वाला जो पोर्शन है इसे ग्रेटर अंटार्कटिका या फिर ईस्टर्न अंटार्कटिका कहा जाता है. तो आपको याद रखना है थ्वेट्स ग्लेशियर जो है ये हमारे लेसर अंटार्कटिका में है यानी कि वेस्टर्न अंटार्कटिका में और इसके ऊपर आता है लार्सन्स आइस शेल्फ. ओके. नाउ डूम्सडे ग्लेशियर की कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये थ्वेट्स ग्लेशियर के नाम से फेमस है. ठीक है. एंड 120 किलोमीटर ब्रॉड है. ये बहुत ज़्यादा फास्ट पेस से मूव कर रहा है और बहुत ज़्यादा फास्ट पेस से मेल्ट भी कर रहा है. एंड इट्स साइज इज अबाउट 1.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर. सो यू कैन इमेजिन हाउ लार्ज इट इज एंड हाउ मच वाटर इट मस्ट बी कंटेनिंग. एंड इफ इट गेट्स मेल्ट then according to this study, according to the findings of this study, if this glacier melts completely then it can lead to a rise of sea level up to 65 centimeter which is higher than about half a meter. तो 50 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा एंड टू बी स्पेसिफिक 65 सेंटीमीटर राइज हो सकता है सी लेवल में अगर ये पूरा ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है तो. ओके. 4% जो है अभी तक ग्लोबल सी लेवल राइज में इसका योगदान रहा है एंड इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इट माइट गेट कोलैप्स्ड इन 200 to 900 ईयर्स. पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है 200 से 900 सालों के बीच में.
एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि ये ग्लेशियर का मेल्ट ना होना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट है कि हम बाकी के जो ग्लेशियर्स इसके पीछे हैं उनको भी रोक सकें मेल्ट होने से। यानी ये ना सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इतना बड़ा मास ऑफ वाटर है जो कि हमारे सी लेवल राइज के लिए रोल प्ले कर सकता है, इसके साथ एक बड़ा रोल इसका ये भी है कि इसके पीछे जितने भी ग्लेशियर्स और आइस शेल्फ हैं ये उनको मेल्ट होने से भी रोकता है। तो इसीलिए डूम्सडे ग्लेशियर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द वेरियस स्टडीज सेइंग। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो पहले एक 2019 में होल थ्योरी आई थी जिसमें ये कहा गया कि इस ग्लेशियर के अंदर एक कैविटी क्रिएट हो गई है और जैसे जैसे ये कैविटी बड़ी होगी वैसे वैसे इसके अंदर ज़्यादा हीट ट्रैप होगी, ज़्यादा वाटर ट्रैप होगा और उतनी ही तेज़ी से ये जल्दी जल्दी मेल्ट भी होगा ग्लेशियर। सेकेंड थ्योरी आई जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने दी जिसमें ये कहा गया कि वार्म वाटर जो है ये ग्राउंडिंग लाइन तक पहुंच चुका है। मतलब कि यहाँ से ये जो वार्म वाटर है ये ग्लेशियर के अंडरनीथ जाके इसकी ग्राउंडिंग लाइन को पीछे भेज रहा है, पीछे धकेल रहा है। नाउ व्हाट इज ग्राउंडिंग लाइन? आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको ग्राउंडिंग लाइन दिख रही है। ठीक है, अब ग्राउंडिंग लाइन क्या है? ये ट्रांजिशन जोन है जहाँ पे ये हम देख सकते हैं कि जो ग्लेशियर है वो लैंड से और ओशन से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब जहां लैंड से उसका कांटेक्ट खत्म होके ओशन में ग्लेशियर का कांटेक्ट स्टार्ट होता है, ये पोर्शन जो है ये ग्राउंडिंग लाइन को सिग्निफाई करता है। एंड ग्राउंडिंग लाइन ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द रिट्रीटिंग ऑफ ग्लेशियर। ठीक है, आप मान लीजिए कि इनिशियली ग्लेशियर का लैंड कांटेक्ट यानी कि रॉक से कांटेक्ट यहाँ तक था, तो उस टाइम इसकी ग्राउंडिंग लाइन कुछ ऐसी होती। ठीक है, अब जैसे जैसे वार्म वाटर का इंक्लूजन यहाँ होने लगा वैसे वैसे ये ग्राउंडिंग लाइन पीछे ढकेलती गई ग्लेशियर को और अब ग्लेशियर का जो कांटेक्ट है रॉक से वो और ज़्यादा पीछे होता गया और ये रिट्रीटिंग ग्लेशियर को दिखाता है। सेम चीज़ कही है अभी वाली स्टडी ने भी कि वार्म वाटर के कारण ही ये ग्लेशियर इतनी तेज़ी से मेल्ट हो रहा है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ ऐड करी कि ये वार्म वाटर तीन सोर्सेस से आ रहा है, उनके पास तीन डायरेक्शन से इसको घेर रहा है। तो देखते हैं आगे। यहाँ पे आप देखिए हमने थ्वार्ट्स ग्लेशियर यानी कि डूम्सडे ग्लेशियर के बारे में चीज़ें देखी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये देखना कि अंटार्कटिका में और कौन कौन सी लोकेशन हमारे काम की है। तो सबसे पहले ये जो सेंटर है ये है साउथ पोल। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेकेंड, इसके बाद ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया इस एरिया के ऊपर आता है साउथ अमेरिका और ये जो एरिया है दिस इज नोन एज लार्सन्स आइस शेल्फ। देन दिस इज आर थ्वार्ट्स ग्लेशियर। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे जो सराउंडेड सी है दैट इज अमंडसेन सी। ये जो ग्लेशियर यहाँ पे मेल्ट होता है उसके बाद ये अमंडसेन सी में ही जाता है। ठीक है, जो भी पानी यहाँ से आता है वो अमंडसेन सी में मिल जाता है। देन उसके बाद ये जो पोर्शन है दिस इज माउंट विंसन। माउंट विंसन इज फेमस बिकॉज ऑफ 7 समिट चैलेंज। आपको पता होगा कि 7 समिट चैलेंज जो माउंटेनियर्स हैं उनके लिए होता है और वो सातों कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक्स पे माउंटेनियरिंग करते हैं, क्लाइंब करते हैं। तो दिस इज वन ऑफ दो 7 समिट्स। ओके, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि बाकी 6 समिट्स कौन कौन सी हैं। उसके बाद ये जो सी है इसका नाम है वेडल सी। ओके, एंड देन दिस इज रॉस आइस शेल्फ एंड इसके सराउंडिंग जो सी है ये है रॉस सी। ओके, देन दिस लैंड इज नोन एज विक्टोरिया लैंड एंड इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ऊपर ये है दक्षिण गंगोत्री। ओके, दक्षिण गंगोत्री हमारे इंडिया का पहला रिसर्च बेस्ड स्टेशन है अंटार्कटिका में एंड इसके जस्ट पास में ईस्ट में है मैत्री। मैत्री हमारे यहाँ का सेकंड परमानेंट रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मैत्री के थोड़ा सा ईस्ट में यहाँ पे कहीं भारती भी लाया करता है। भारती हमारा लेटेस्ट रिसर्च स्टेशन है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सेंटर में है साउथ पोल, जो थ्वार्ट्स ग्लेशियर है उसके जस्ट पास में है अमंडसेन सी, उसके ऊपर है लार्सन्स आइस शेल्फ और यहाँ पे है माउंट विंसन, उसके ऊपर है वेडल सी और इसके नीचे है रॉस सी। ओके, नाउ अब हम जनरली देख लेते हैं कि जनरली जो ग्लेशियर मेल्टिंग है उसके क्या क्या कारण हैं, क्योंकि दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। आप लोगों ने हिंदू कुश हिमालयन स्टडीज़ के बारे में पढ़ा होगा, उसमें भी जो 2019 में हुई थी अबाउट हिमालय, उसमें ये बताया गया था कि ना सिर्फ नॉर्थ एंड साउथ पोल में बल्कि जो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स हैं जैसे कि हिमालयन ग्लेशियर या ग्रीनलैंड ग्लेशियर, इन पे भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं ग्लेशियर्स। एंड इवन उसमें तो ये कहा गया था कि अगर हम पेरिस पैक्ट के जो कि 2015 में साइन किया गया था
पेरिस पैक्ट के अगर हम सारे टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं, उसके बाद भी हमारा जो आइस मेल्ट हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, दैट वुड बी अबाउट 1/3, मतलब 1/3 ग्लेशियर हमारा फिर भी जितना बचा है उसका 1/3 फिर भी पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा बिफोर 2100, यानी कि 22nd सेंचुरी शुरू होने से पहले हमारा 1/3 ग्लेशियर लॉस्ट हो चुका होगा। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द रीजंस। इसका हमने देख लिया इसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमको एड्रेस करना। लेट्स सी व्हाट आर द रीजंस। पहला रीजन है ह्यूमन एक्टिविटी। आपको पता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही हैं और इनसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस एमिशन ये सब हो रहा है। सेकेंड इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स जैसे कि ब्लैक सूट जो एटमॉस्फेयर में आ जाता है थ्रू इंडस्ट्रीज, इसमें क्या होता है कि इसमें जो हीट है वो ट्रैप हो जाती है और ये एस्केप नहीं हो पाती, विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ओके, एंड यहाँ पे स्नो मेल्टिंग को ये फास्ट कर देती है, रेट फास्टर कर देती है उसका। देन आइस ब्रेकिंग शिप्स भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये जो है ये ग्लेशियर को तोड़ती हैं और जब टूटे हुए ग्लेशियर होते हैं वो इजीली मेल्ट हो जाते हैं। Local air pollution is another cause and infrastructure building at the mountains is another cause, क्योंकि आपने देखा होगा उत्तराखंड में जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ आई थी, one of the reason of that glacier melting was too much congestion. ओके, वहाँ पे बहुत ज़्यादा माउंटेनियस एरिया में भी बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया गया था। देन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज अनदर रीजन, क्योंकि इससे ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं। डिफॉरेस्टेशन इज अनदर रीजन, क्योंकि यहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत होता है, वाटर टिक नहीं पाता सॉइल में। ओके, एंड क्लाइमेट चेंज, ये सारे जो कॉजेज हैं ये क्लाइमेट चेंज की तरफ ही इशारा करते हैं और जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण वाटर जो है ओशंस का वो वार्म होता है और उसी के कारण ग्लेशियर्स तेजी से पिघलते हैं। आगे देखते हैं इम्पैक्ट्स क्या हैं इसके। तो देखिए, सबसे पहला इम्पैक्ट है एक्सट्रीम फ्लडिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था उत्तराखंड का चमोली डिस्ट्रिक्ट वाला जो फ्लड है, आप उसको इससे रिलेट कर सकते हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स, एक्वेटिक एनिमल्स और कोरल्स अपना हैबिटेट लूज कर देते हैं बिकॉज ऑफ ग्लेशियर मेल्टिंग एंड सी लेवल राइज। रिकंटैमिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट, कई बार क्या होता है ना कि केमिकल्स जो इंडस्ट्री से निकलते हैं वो पोल्स पे जाके सेटअप हो जाते हैं और जब ये ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो ये केमिकल्स वापस रिलीज हो जाते हैं ओशंस में, दिस लीड्स टू रिकंटैमिनेशन। देन इकोनॉमिक कॉस्ट विच इज रिलेटेड टू द नेचुरल डिजास्टर्स दैट आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ दीज ग्लेशियर मेल्टिंग एंड सी लेवल राइज के कारण कई सारी जो छोटी आइलैंड कंट्रीज हैं वो भी सर्वाइवल क्वेश्चन आ गया है उनके ऊपर। ठीक है, उसके बाद स्कार्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर। देखिए, फ्रेश वाटर का बहुत बड़ा सोर्स है ग्लेशियर्स और आज जब हमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सर्वाइव करना है तब फ्रेश वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी में मिक्स हो रहे हैं, तो देयर वुड बी अ स्कार्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर। देन इन्फ्लुएंसेस ओशन करंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है ना, जो वार्म सी है उसमें ग्लेशियर से जो कोल्ड वाटर आता है इसके कारण जो ओशन करंट्स का सेटअप है, सिस्टम है, वो बिगड़ जाता है एंड इट माइट लीड टू डेजर्टिफिकेशन। देन बहुत सारे ग्लेशियर्स जो होते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग को एक्सेलरेट कर देते हैं। कैसे? देखिए, जब आपको पता होगा अल्बीडो इफेक्ट के बारे में, जो सन से रेज आती हैं ये सरफेस से रिफ्लेक्ट होती हैं। ओके, इनको सरफेस जो है वो रिफ्लेक्ट करता है और जितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा उतना कम ग्लोबल वार्मिंग होगा, उतना जो प्लैनेट है वो ठंडा रहेगा। अब ये सरफेस जो है ये सबसे ज़्यादा जो अल्बीडो इफेक्ट कॉज करती है वो है ग्लेशियर्स, ठीक है, स्नो। तो यहाँ पे अगर ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे तो अल्बीडो इफेक्ट कम हो जाएगा, यानी कि जो वेव्स हैं, जो सन का हीट है उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे जो ग्लेशियर्स हैं और उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। सो लेट अस सी व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हियर। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे पहला है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखिए, ये जो सारे इनिशिएटिव्स हैं ना ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करते हैं, इसीलिए ये कहीं ना कहीं सी लेवल राइज और ग्लेशियर मेल्टिंग को भी एड्रेस करते हैं। सबसे पहले ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये COP21 में जब पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था उसी टाइम पे ये भी लॉन्च किया गया था इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा। ओके, एंड आप मुझे बताएंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। फिर फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करने पे हमारा फोकस है। जो हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसमें हमने 33% फॉरेस्ट कवर को टारगेट करने की कोशिश की है। नेक्स्ट इज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, स्वच्छ भारत अभियान जिसमें हम वेस्ट डिस्पोजल पे ध्यान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसमें हम LPG पे ध्यान दे रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कम करने पे ध्यान दे रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट
इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स फेम स्कीम के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, एंड देन सिंगल यूज प्लास्टिक को रिड्यूस करने पे हमारा फोकस यहाँ पे है। तो हमने यहाँ पे पूरे टॉपिक को एड्रेस किया है। अब देखते हैं प्रीलिम्स का क्वेश्चन। सी, mark the correct statement. First statement is Doomsday Glacier is located on Greater Antarctica. तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि डूम्सडे ग्लेशियर यानी कि थ्वेट्स ग्लेशियर जो है ये लेसर अंटार्कटिका यानी वेस्टर्न अंटार्कटिका पे बेस्ड है। ठीक है, मैंने आपको बताया है इस बारे में। 120 किलोमीटर ब्रॉड है, यस इट इज, और 1.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका साइज है। ओके, अमंडसन सी में जाके गिरता है, मेल्ट होता है, यस इट इज राइट। सो द आंसर वुड बी बोथ बी एंड सी। मेंस का क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है वो यहाँ पे ये है, डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर एंड इट्स इम्पैक्ट्स इन द बैकड्रॉप ऑफ रीसेंट स्टडी बेस्ड ऑन डूम्सडे ग्लेशियर। तो आपको यहाँ पे फैक्टर्स बताने हैं और उसके साथ साथ इम्पैक्ट बताना है, और उसको बताना है आपको इस स्टडी के बैकड्रॉप में। So this was all for today. Thank you for watching.